नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने गुरु डॉक्टर सैमुअल हनीमंस और सभी होम्योपैथिक मास्टर्स, अपने टीचर्स और अपने माता-पिता के आशीर्वाद से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम समझ रहे हैं ड्रग प्रोविंग के बारे में। कल हमने समझा कि ड्रग प्रोविंग कैसे हेल्दी पर्सन में क्यों करनी चाहिए। उसी जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे। एफोरिज्म नंबर 109। I was the first that opened up this path, which I have pursued with a perseverance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of the great truth, fraught with such blessings to humanity that is only by the homeopathic employment of medicines that the certain cure of human maladies is possible. कि मैं वो पहला इंसान हूँ। निमान सर कहते हैं कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने इस बात को ओपन किया, खोला कि जो मैं इतनी मेहनत के सखत मेहनत के साथ कर रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ जिसका, दैट दैट कुड ओनली अराइज, जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठ सकता है एंड बी केप्ट अप बाय परफेक्ट कन्विक्शन, कि उसको परफेक्ट एक खातरी के साथ, चौकस खातरी के साथ ही उसको रखा जा सकता है इस सत्य के बारे में, जिसमें जो जो लाएगा ह्यूमैनिटी के लिए ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ आएगा, दैट इज दैट इट इज ओनली बाय होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, जिससे सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों की के एम्प्लॉयमेंट के साथ ही ये आ सकता है, ऐसा ब्लेसिंग, ये सत्य आ सकता है। एंड दैट द सर्टेन क्योर ऑफ ह्यूमन मेलोडीज इज पॉसिबल, और चौक ह्यूमन की जो बीमारियां है उसकी चौकस क्योर इससे ही शक्य हो सके। इसमें दो फुटनोट है, बारी बारी हम देखेंगे। 95 फुटनोट नंबर: it is impossible that there can be another true best method of curing dynamic diseases, that is, all diseases not strictly surgical, besides homeopathy, just as it is impossible to draw more than one straight line between two given points. तो ये अशक्य है कि दूसरी कोई सबसे बेहतर मेथड हो क्योर करने की डायनामिक डिजीजेस को, ऐसे डिजीजेस जो स्ट्रिक्टली सर्जिकल नहीं है। स्ट्रिक्टली सर्जिकल का मतलब क्या होता है? कौन से डिजीज स्ट्रिक्टली सर्जिकल में आते हैं? तो उसमें आते हैं ऐसे डिजीजेस जो जिसमें मैकेनिकल एड्स की जरूरत हो, जैसे हड्डी टूट जाए, मल्टी कंपाउंड फ्रैक्चर हो, तो उसमें वो स्ट्रिक्टली सर्जिकल केसेस में आता है। फिर आता है जहां पर इंजरी के बाद आर्टरी टूट गई हो, लिगेचर वहां पर जरूरी है, तो वहां पर वो स्ट्रिक्टली सर्जिकल केसेस में आता है। ऐसे केसेस जहां पर जैसे बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया हो, दवाई उसको फाइट नहीं कर सकता, डिजीज इतना बड़ा है कि जहां पर सर्जिकली उसको रिमूव करना जरूरी है, तो उन केसेस में वो ट्रूली सर्जिकल केसेस हो जाते, स्ट्रिक्टली सर्जिकल केसेस हो जाते। तो उसके अलावा जो भी डिजीजेस है, इन केसेस के अलावा वो सब डायनामिक डिजीज है, और ऐसे डायनामिक डिजीज को क्योर करने की सबसे बेहतर और सच्ची ट्रीटमेंट कोई और हो ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल, होम्योपैथी के अलावा। जस्ट एज, उसी तरह जिस तरीके से दो बिंदु के बीच एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उसके अलावा और कोई लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वैसी बात यह है कि होम्योपैथी के अलावा और कोई मेथड नहीं है जिससे पेशेंट क्योर हो जाए, बीमारियां क्योर हो जाए। He who imagines that there are other modes of curing diseases besides it could not have appreciated homeopathy fundamentally, nor practiced it with sufficient care, nor could he ever have seen or read cases performed homeopathic cures for
Nor, on the other hand, could he have discerned the baselessness of all allopathic modes of treating diseases and their bad or even dreadful effects. If with such lax indifference he places the only true healing guard on an equal equality with those hurtful methods of treatment, or alleged the latter to be auxiliaries to homeopathy, which it could not do without, my true conscientious followers, the pure homeopathists, with their successful, almost never failing treatment, might teach these persons better. तो जो ऐसा इमेजिन करते हैं कि डिजीज को क्योर करने के दूसरे तरीके भी है बिसाइड्स इट, यानी कि होम्योपैथी के अलावा और भी दूसरे तरीके जिससे क्योर हो सकता है, तो वो लोग उन लोगों ने कभी भी फंडामेंटली होम्योपैथी को अप्रिशिएट नहीं किया. He could not have appreciated homeopathy fundamentally. उन्होंने काफी उसकी डीपर तरीके से, यानी कि उसकी जो बेस है वहां से उसको होम्योपैथी को समझा ही नहीं, अप्रिशिएट ही नहीं किया, और ना ही उसको कभी उस तरीके से प्रैक्टिस किया सफिशिएंट केयर के साथ, उसको प्रैक्टिस भी नहीं किया है. इसीलिए वो लोग इतना ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भाई दूसरे भी तरीके हैं क्योर करने. Nor could he ever have seen or read cases of properly performed homeopathic cures. ना ही कभी उन्होंने देखा है और पढ़ा है जो सच्चे होम्योपैथिक क्योर है, प्रॉपरली परफॉर्म होम्योपैथिक क्योर है, उसके केसेस के बारे में ना ही कभी देखा है, ना ही कभी उसको रीड किया है. नॉर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ना ही उसने कभी एलोपैथी की जो बेजलेसनेस है उसको कभी डिसन किया हो, छाना हो, पहचाना हो, और ना ही उसके उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में, ड्रेडफुल इफेक्ट्स के बारे में ना ही उसने कभी अ, उसकी उसकी डिसंड किया हो, यानी कि उसको छानबीन की हो, ऐसा कभी उसने किया नहीं है. एंड उस इसी लैक्स इन डिफरेंस के साथ, लैक्स यानी कि काफी नरमाई के साथ, नरमाई तो नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते हैं कि उतनी मजबूती नहीं है, काफी कम मजबूती वाला उसको लैक्स कहते हैं. जैसे लैक्स मसल्स, लैक्स फाइबर्स हमारी मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ, उसी तरीके की ये लैक्सनेस है, यानी कि एकदम से ढीलापन. ऐसी इंडिफरेंस, ऐसी इंडिफरेंस के साथ जब वो जो ट्रू हीलिंग आर्ट है सिर्फ एक ही है, उसको उस कंपैरिजन में रख देता है, इक्वालिटी के साथ रख देता है जो हर्टफुल मेथड से ट्रीटमेंट की, यानी कि एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो हर्टफुल है. या फिर हम आज के जमाने में ये बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट भी जो हर्टफुल है, जैसे हनुमान सर कह के गए, हम आगे जाके उसी उन सब चीजों को समझेंगे कि हमें सिर्फ एक ही डोज यूज करना है, और उस एक डोज में भी सिंगल ग्लोबुल, वो भी कैसा पॉपी सीड साइज, यानी कि नंबर 10 ग्लोबुल इज सफिशिएंट टू क्योर द पेशेंट, टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ क्योर. क्योंकि क्योर तो वाइटल फोर्स खुद को अपने आप कर रहा है, हमें सिर्फ उसको स्टिमुलेशन देना है. वो स्टिमुलेशन के लिए सिर्फ एक ग्लोबुल सफिशिएंट है. तो फिर जो लोग 4 ग्लोबुल, 5 ग्लोबुल, 6 ग्लोबुल, या फिर एक या दो ग्लोबुल में पूरा एक ड्रॉप डाल के देते हैं, या फिर सीधा डायरेक्टली 1 ड्रॉप, हाफ ड्रॉप, ये सब हर्टफुल मेथड्स ऑफ क्योर है. तो ये कभी भी उसी इक्वालिटी के साथ अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर ये उनकी लैक्स इन डिफरेंस कही जाएगी. उसके साथ कभी भी वो सच्चे क्योर नहीं कर सकते. और एलिक्स द लेटर, लेटर यानी कि ये हर्टफुल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, उसको होम्योपैथी की ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी भी ऐसा नहीं है.
ये बाहर से हम कभी भी होम्योपैथी को ऐसा नहीं समझ सकते। हमें फंडामेंटली जब तक इसको समझेंगे नहीं होम्योपैथी को, जो हम प्रयास कर रहे हैं अपने सेशंस के थ्रू कि व्हाट इज होम्योपैथी, उसको प्रयास कर रहे हैं हम। ये सब एफेरिज्म्स के जरिए हमने क्रॉनिक डिजीज पढ़ा, उसके जरिए हम होम्योपैथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं फंडामेंटली। तो ये जब तक ये नहीं कोई करेगा तब तक ये इसकी डेप्थ को नहीं समझ पाएगा कि होम्योपैथी क्या समझाना चाहता है। माई ट्रू कंशियस फॉलोअर्स, हनुमान सर कहते हैं कि मेरे सच्चे और प्रामाणिक जो फॉलोवर है, जो प्योर होम्योपैथ है, पवित्र होम्योपैथ है, उनकी सक्सेसफुल और नेवर फेलिंग ट्रीटमेंट के साथ वो इन लोगों को सिखाएंगे, अच्छे तरीके से सिखाएंगे। और फुटनोट है, फुटनोट नंबर 96, these fruits of these labors, the first fruits of these labors, as perfect as they could be at that time, I recorded in the Fragmenta de Verbis Medicamentorum Positivis। फिर ये पूरा नाम है उसका, अलग अलग वॉल्यूम का, जो उन्होंने साल के साथ लिखा हुआ है, रेने अल्जमेटे लेपर, ये उसका जर्मन नेम है। तो ये जो मेहनत की हनुमान सर ने, लेबर यानी मेहनत मजदूरी की, उनके सबसे पहले पहले जो फल है वो उतने परफेक्ट तरीके से उस टाइम पे जितना परफेक्ट हो सकता था उसके हिसाब से उन्होंने इस फ्रेगमेंटा डी वेरिबिस मेडिकामेंटरम पॉजिटिव इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वो मटरे मेडिका पूरा की, हम उसको प्रिकर्सर कह सकते हैं, रेने एल्जनेमिटे लेब्रे, ये उसकी प्रिकर्सर है मटर मेडिका पूरा का। उसमें और उसकी रेपर्टरी का भी हम इसको प्रिकर्सर कह सकते हैं कि दोनों की प्रिकर्सर ये एक ही चीज है, फ्रेगमेंटा डी वेरिबिस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिविस। ये एक एमसीक्यू में भी आता है, पीजी के और एज वेल एज यूजी के। अब एमसीक्यू में भी अकॉर्डिंग टू सीबीडीसी उसमें भी ये एमसीक्यू आ सकता है। Aphorism number 110, I saw, moreover, that the morbid lessons which previous authors had observed to result from medicinal substances when taken into the stomach of healthy persons, either in large doses given by mistake or in order to produce they think themselves or others or under other circumstances, accorded very much with my own observations when experimenting with the same substances on myself and other healthy individuals। कि मैंने ये देखा, हनुमान सर कहते हैं कि और ज्यादा मैंने ये देखा that कि morbid lesions which previous authors had observed to result from medicinal substances, कि जब वो मेडिसिनल सब्सटेंसेस को अंदर लेते हैं, स्टमक में लेते डालते हैं हेल्दी पर्सन के, तो प्रीवियस जो ऑथर्स ने ऑब्जर्व किया उस मॉर्बिड लीजन्स के बारे में, आइदर इन लार्ज डोजेस गिवन बाय मिस्टेक और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दे थिंक देमसेल्व्स और अदर्स, यानी कि पॉइजनिंग के केस के बारे में हनुमान सर बता रहे हैं कि जब ऐसे ऐसी अवस्था में जब कोई इंसान अपने आप को मारने के लिए या भूल से लार्ज डोजेस में जब ले लेते हैं तो स्टमक में जाके जो मॉर्बिड लीजन्स, मॉर्बिड सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं, अकॉर्डेड वेरी मच विथ माय ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशंस प्रीवियस ऑथर ने लिखे, उस ऑब्जर्वेशन के बारे में हनुमान सर कहते हैं कि वो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ काफी मिल जुल रहे हैं। When experimenting with the same substances on myself and other individuals, अदर हेल्थी इंडिविजुअल्स, और सर ने खुद ने अपने ऊपर जब उसी तत्व को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, प्रूव किया, तब वही सिम्टम साथ ही के साथ प्रूव हुए जो पॉइजनिंग में लिखे हुए।
These authors give details of what occurred as histories of poisoning and as proofs of the pernicious effects of these powerful substances. इन ऑथर्स ने काफी डिटेल में लिखा हुआ है जब पॉइजनिंग होती है तो क्या होता है, और एक प्रूफ की तरह कि ये जो पावरफुल सब्सटेंस है जैसे धतूरा हो गया या फिर ओपिएट पॉइजनिंग या फिर जो भी एसिड पॉइजनिंग, इसकी परनीशियस इफेक्ट्स क्या है उसके प्रूफ के बारे में, हानिकारक इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में ऑथर्स ने बखूबी डिटेल्स दी है। चिपली इन ऑर्डर टू वार्न अदर्स, मुख्य क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि ताकि दूसरों को इसके यूज से वार्न कर सके, warn others from their use, partly also for the sake of exalting their own skill, और दूसरी थोड़े अंश क्यों लिखा, क्योंकि वो अपने आप की स्किल, अपनी स्किल के बारे में जताना चाहते हैं कि वो क्या, उनके अंदर क्या स्किल थी। when under the use of remedies they employed to combat these dangerous accidents, health gradually returned। और जब उन्होंने कुछ दवाइयों की यूज की इन डेंजरियस इफेक्ट्स को, इंसिडेंट्स को, एक्सीडेंट्स को कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने जो दवाइयाँ यूज की उसके बारे में अपनी स्किल के ये उनकी स्किल थी कि भाई ये दवाई से इस पॉइजनिंग के केसेस अच्छे हो जाते हैं। तो ये उनकी स्किल है, पार्टली इसके बारे में भी उन्होंने उसमें अपने आप को बताया और उससे हेल्थ रिटर्न हो जाती है ऐसा उन्होंने दिखाया है। बट पार्टली ऑल्सो, इसके अलावा अभी है कि पार्टली ऑल्सो व्हेन द पर्सन सो अफेक्टेड डाइड अंडर द ट्रीटमेंट in order to seek their own justification in the dangerous character of the substances which they then termed poisons। और पार्टली अपने आप को बचाने के लिए कि जब उसकी ट्रीटमेंट के अंडर में जब कोई बंदा मर जाता है तो जस्टिफिकेशन के लिए कि भाई ये सब इतने पॉइजनस कैरेक्टर के सब्सटेंस थे कि उनसे बच पाना काफी मुश्किल था। तो ये जस्टिफिकेशन के लिए भी उन्होंने ये सब चीजें लिखी हुई है, बताई हुई। None of these observers have ever dreamed that the symptoms they recorded merely as proofs of the noxious and poisonous character of these substances were sure revelations of the power of these drugs to extinguish curatively similar symptoms occurring in natural disease, that these their pathogenetic phenomena were intimations of their homeopathic curative action, and that the only possible way to ascertain their medicinal powers is to observe those changes of health medicines are capable of producing in the healthy organism। इन ऑब्जर्वर में से किसी ने भी ये सोचा भी नहीं, ये सपना भी नहीं देखा होगा कि ये जो सिम्टम्स वो रिकॉर्ड कर ले सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ के लिए कि ये सब जो सब्सटेंसेस है वो पॉइजनस कैरेक्टर के हैं, नॉक्सियस कैरेक्टर के, हानिकारक पदार्थ है, सिर्फ इसके प्रूफ के लिए ये जो रिकॉर्ड किया गया है, उन्होंने कभी ये सपने में भी सोचा नहीं होगा कि ये श्योर रिविलेशन है कि ये सब सब्सटेंसेस इसी सिम्टम्स को क्योर करने की ताकत रखते हैं। वेयर श्योर रिविलेशंस ऑफ द पावर ऑफ दिस ड्रग्स, उन्होंने उस ड्रग की, ये जो सब्सटेंसेस की पॉइजनस इफेक्ट है वही उसकी क्योरेटिव पावर है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योरेटिवली सिमिलर सिम्टम्स अकरिंग इन नेचुरल डिजीज, जब भी नेचुरल सिम्टम, नेचुरल डिजीज में जब ये सिम्टम होंगे तो उसको क्योर करेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। दैट दिस देयर पैथोजेनेटिक फिनोमिना वेर इंटिमेशंस, ये जो उसकी पैथोजेनेटिक फिनोमिना है वही तो उसकी होम्योपैथिक क्योरेटिव एक्शन है, जैसा हमने एफोरिज्म नंबर 19 से हमने समझा है। That the only possible way to ascertain their medicinal powers is to observe those changes of health। ये सिर्फ और सिर्फ यही एक मेथड है, वे है कि जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी पावर के बारे में जानने के लिए
is to observe those changes of health medicines are capable of producing in the healthy organism. हेल्दी ऑर्गेनिज्म में मेडिसिन क्या प्रोड्यूस करने में सक्षम है, कौन से चेंजेस वो लाता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि हम हेल्दी पर्सन को दवाई दे, उसमें से कोई सिम्टम आए तो प्रूव हो, हम उसको नोट डाउन। फॉर द क्योर, फॉर द प्योर peculiar powers of medicines available for the cure of disease are to be learned neither by any ingenious a priori speculations, nor by the smell, taste, or appearance of the drugs, nor by their chemical analysis, nor yet by the employment of several of them at one time in a mixture prescription in diseases। तो इसकी जो मेडिसिन की जो प्योर पिक्यूलियर पावर है, जो वो सक्षम है, उसके अंदर अवेलेबल है, उसको जानने के लिए, जिससे हम डिजीजेस को क्योर कर सके, उसको जानने के लिए, उसको लर्न करने के लिए, उस ना ही हम इसकी प्रायरी कोई स्पेकुलेशन कर सकते, यानी कि पहले से कोई पूर्व धारणा हम रख सकते हैं, उससे ना ही हम जान सकते, ना ही हम जान सकते हैं उसके स्मेल से, टेस्ट से, उसके अपीयरेंस से। हालांकि मैथमेटिका में एक स्टडी करने का एक वे होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, जिससे हम उसके स्मेल, टेस्ट और अपीयरेंस से हम को रिलेट करते हैं सिम्टम्स को। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो स्टडी करने के लिए, मटेरिया मेडिका की स्टडी करने के लिए वो है, ना ही उसकी प्रूविंग के लिए है कि हम उसकी स्मेल, टेस्ट और अपीयरेंस से हम ये नहीं समझ सकते कि इसकी इफेक्ट ऐसी है। जब प्रूव हो जाए तब हम उसको याद रखने के लिए हम ये को रिलेशन कर सकते हैं। तो इसमें मिक्स नहीं करना है कि भाई हनुमान सर मना करे, जबकि हमें समझाया जाता है कि ये उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है, ये वाइल्ड फ्लावर ऐसा है तो उसके अंदर ऐसी चेंजेबिलिटी आती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रूव हो गया है चेंजेबिलिटी, इसीलिए हम कोरिलेट करके उसको आसानी से हम याद रख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा पढ़ते हैं या कॉलेजेस में ऐसा पढ़ाया जाता है। नॉर बाय देयर केमिकल एनालिसिस, ना ही हम उसके कोई केमिकल एनालिसिस से हम उसको अ, उसके सिम्टम के बारे में जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमोनिया ग्रुप, एमोनिया ग्रुप में ऑफेंसिवनेस आता है, जब जब हम उसकी केमिकल एनालिसिस करें तो एमोनिया भी एक काफी बदबू प्रोड्यूस करती है। तो ये हम इस तरीके से, या फिर हेलोजन ग्रुप की दवाइयाँ जिसमें केमिकल एनालिसिस करे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पंप है, तो वो काफी, वो जो हेलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए हेलोजन ग्रुप की दवाइयाँ भी एक्टिव है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रूव हो गया है, इसीलिए हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं, दैट इज कोरिलेशन, नॉट द, हम उसको पहले से ये स्पेकुलेशन में नहीं जा सकते। nor by yet employment of several of them at one time in a mixture prescription in diseases। बीमारियों में हम उस उन मेडिसिन को, मेडिसिनल सब्सटेंस को एक साथ में काफी ज्यादा अलग अलग, दो तीन या चार पांच दवाइयों को, या फिर आठ दस दवाइयों को एक साथ मिक्सचर प्रिस्क्रिप्शन में दे के ना ही हम उसकी ट्रू इफेक्ट को, प्योर पिक्चर को जान सकते हैं। It has never suspected that these histories of medicinal diseases would one day furnish the first rudiments of the true pure homeopathic true pure materia medica। कभी किसी ने शक भी नहीं किया होगा, नहीं किया था कि ये जो मेडिसिनल डिजीजेस की हिस्ट्रीज है, यानी कि पॉइजनिंग टॉक्सिकोलॉजी की जो हिस्ट्रीज है, ये एक दिन प्योर ट्रू मटेरिया मेडिका के फर्स्ट रूडिमेंट्स बन जाएंगे, which from the earliest times until now has consisted solely of false conjectures and fictions of the imagination, that is to say did not exist at all। कि पहले के जमाने से अब तक
उसको सिर्फ और सिर्फ एक गलत गलत मिश्र या फिर फिक्शन इमेजिनेशन के रूप में उसको कंसिस्ट किया जाता था, जो कभी है ही नहीं। ऐसे ही समझते थे कि भाई कभी भी ये दवाइयाँ नहीं बन सकती, ये सिर्फ एक फिक्शन है कि ये लिया और उससे पॉइजनिंग हुआ। उसको दवाइयों की तरह किसी ने यूज करने का सोचा भी नहीं था, शक भी नहीं किया। इसमें फुटनोट है, फुटनोट नंबर 97, दैट इज ओनली एक इंफॉर्मेशन है कि सी व्हाट आई हैव सेड इन ऑन दिस सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ ऑर्डिनरी मैथमेटिका prefixed to the third part of my Reine Ars Neimete Lebre। तो हनुमान सर ने जो ये प्रीफिक्स्ड पार्ट दिया हुआ है, उसमें इस सब्जेक्ट के बारे में हनुमान सर ने कहा है मैथमेटिका पूरा की प्रीफिक्स्ड पार्ट। तो आज के सेशन को हम यहाँ तक रखते, कल फिर से हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।